हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, और उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिसके अंदर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे, सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, हेनरीज लॉ की बात। देखो मैं एक्चुअली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हमारा जो चैप्टर सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि हम किन चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो है, पहला हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के ऊपर, कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी के ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर। तीसरा हम बात करने वाले हैं हेनरीज लॉ के ऊपर। ठीक है, तो मैं कोशिश करने वाला हूं कि इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर हम लोग कंप्लीटली जो बातें हैं वो हम लोग कर लें। और आई होप कि बच्चों ये जो आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आप जो देख रहे हैं, ये आप 11th क्लास में मूल कंसेप्ट में आप इस चीज़ को आप अच्छे से देख लिए होंगे। तो बेटा फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म्स होता है सॉल्युबिलिटी चैप्टर में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है। तो आइए एक एक करके हम लोग कंप्लीट कंसेंट्रेशन टर्म्स को यहाँ पे समझने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है, बेटा जो सॉल्यूशन बनता है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से बनता है ना। पहला हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारा कि जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन बनता कैसे है। तो बेटा देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है। आप जानते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है ये बेसिकली नेचर में होमोजीनियस होता है, और होमोजीनियस का मतलब आप ये भी जानते हैं कि ये सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट का फेज होता है जस्ट वही फेज हमारा सॉल्यूशन का भी होता है। इसीलिए हम लोग जैसे मान लो सपोज करो कि हम अगर यहाँ पे सॉलिड हमारा सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, सपोज करो सॉलिड हमारा सॉल्यूट है, लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्यूशन तैयार होगा अगर वो लिक्विड के फॉर्म में है तो हम इसको लिक्विड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हमारा गैस है, गैस अगर लिक्विड में डिसॉल्व है और जो हमारा सॉल्यूशन तैयार हुआ वो भी हमारा लिक्विड के फेज में ही है, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन ही कहेंगे। मान लो हमारे पास लिक्विड है और ये लिक्विड में ही डिसॉल्व होगा और हमारा जो सॉल्यूशन तैयार होगा ये भी लिक्विड के फेज में है, यानी कि जो फेज हमारा सॉल्यूशन का है वही फेज हमारा सॉल्वेंट का भी है ना। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सॉल्यूशन का नेचर डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्वेंट जो है वो हमने क्या लिया है ना। तो सॉल्वेंट हमने लिक्विड लिया है, सॉल्यूशन भी हमारा लिक्विड सॉल्यूशन होगा। ये बात तो समझ गए। अच्छा, अब यहाँ सॉल्यूट को जरा समझते हैं कि सॉल्यूट किसे कहते हैं। तो देखो सॉल्यूट वह सब्सटेंस होता है, वह कंपोनेंट होता है जो एक तो हमारा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। ठीक है, ये हमारा बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये फेज को चेंज करता है ना, चेंज कर लेता है, चेंज इट्स फेज। हमेशा ध्यान रखना है कि ये मिसिबल होता है, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर जाकर ये टूट जाता है, यानी कि उसके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है उसके अंदर ये ट्रैप कर जाता है ना। तो हमेशा सॉल्यूट अपना फेज चेंज करता है, कभी भी सॉल्वेंट अपना फेज चेंज नहीं करता है। सॉल्वेंट एज इट इज, जो एक्सेस अमाउंट में रहता है वो हमारा सॉल्वेंट होता है ना। ये हमारा देखो एक्सेस अमाउंट में रहेगा, कभी भी ये फेज चेंज नहीं करेगा। जब भी फेज चेंज करता है हमारा सॉल्यूट फेज चेंज करता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में होता है, तो इसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। जब भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलेगा हमारा सॉल्यूशन तैयार होगा। और ये सॉल्यूशन कैसा है बेटा, तो ये सॉल्यूशन तुम्हारा कैसा है, तो ये सॉल्यूशन है होमोजीनियस, जिसको हम लोग सिंगल फेज कह सकते हैं, या हम इसको यूनिफॉर्म फेज भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म फेज कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये कुछ बातें हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट्स में, आप इसको याद रखेंगे। तो देखिए हम लोगों को क्या है ना, हम लोगों को तीनों चीज़ों को समझना है। पहला हम लोग सॉलिड लिक्विड को समझेंगे। सॉलिड और लिक्विड जब हम लोग डिसॉल्व करेंगे इसमें एक सॉल्यूशन तैयार होगा। गैस और लिक्विड को आपस में मिलाएंगे, एक सॉल्यूशन तैयार होगा। यहाँ पे हम लोग हेनरीज लॉ को देखेंगे, हेनरीज लॉ को हम लोग देखने वाले हैं। और लिक्विड को जब हम डिसॉल्व करेंगे यहाँ पे हम लोग राउल्ट्स लॉ को समझने वाले हैं। ये हमारा हो गया राउल्ट्स लॉ। तो यहाँ पे बेसिकली ये दोनों चीज़ों को अच्छे से हम लोग को समझना होगा, है ना। तो बेटा हम बात करने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है।
तो देखो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हमारे गिवन सॉल्वेंट के अंदर या गिवन सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, या हम बात करते हैं बेटा सॉल्यूशन। यानी कि जो भी हमारा फिक्स अमाउंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग मोल पर लीटर में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इसको मोलारिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलालिटी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्ट पर मिलियन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पार्ट पर बिलियन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे कई सारे हमारे नोटेशन होते हैं और इसके यूनिट्स होंगे, है ना। उनमें हम इस कॉन्सेंट्रेशन वर्ड को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हम लोग अब इसको थोड़ा सा डिटेल समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कितने तरह के होते हैं। तो बेटा सबसे पहला इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो पहले हम बात करते हैं परसेंटेज के टर्म्स में, है ना। तो देखिए सबसे पहला हमारा आएगा परसेंटेज वेट बाय वेट। तो देखिए ये जो हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट है, दिस वेट इज सॉल्यूट इन ग्राम, और ये जो वेट देख रहे हैं बेटा आप, ये हमारा वेट ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ग्राम। अगर हम बात करें परसेंटेज वेट बाय वेट की, तो मान लेते हैं कि 25% NaCl सॉल्यूशन आपका गिवन है। सपोज करते हैं कि 25% NaCl सॉल्यूशन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 25 ग्राम NaCl प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक, सॉरी 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट वाटर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप यहां अच्छे से समझ लीजिए कि सॉल्यूट जो हम आपका है ना, यहाँ पे देखो आपका जो सॉल्यूट है वो है कितना, 25 ग्राम। सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है। तो हमारा वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 100 माइनस 25, इसे हम बोलेंगे 75 ग्राम। तो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी पानी का जो वेट हो गया वो हो गया कितना, 75 ग्राम। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, कितना आपका सॉल्यूट प्रेजेंट है उसी को कहते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। अब मान लीजिए बच्चों आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन है कि सपोज करते हैं कि 40 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 500 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 500 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, then find percentage weight by weight, then find percentage weight by weight, ठीक है, of NaOH solution। चलिए निकालते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले आपका वेट कितना दिया हुआ है सॉल्यूट का, 40। बेटा 40 हमारा वेट है सॉल्यूट का, ठीक है ना। अच्छा वो कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है? तो वो 500 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है ना। 500 ग्राम सॉल्यूशन में हमें कितने में चाहिए? हमें चाहिए 100 में, यानी परसेंट में। तो इसका कितना परसेंट हो गया? इसको काट दीजिए, 8, यानी कि ये हमारा हो जाएगा बेटा 8% आंसर। आप आई होप कि आप समझ गए होंगे। परसेंटेज में इस तरह से अगर रहेगा तो आप इसको इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। नोट में एक बात याद रखेंगे कि परसेंटेज वेट बाय वेट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। दूसरा हम बात करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो यहां पे अगेन हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन किस में लेना है, ग्राम में लेना है, और नीचे हम लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपको लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नीचे जो आप लिखोगे वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, मान लेते हैं 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सपोज करते हैं ग्लूकोज सॉल्यूशन, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपका। तो आप इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ कि वेट ऑफ ग्लूकोज कितना दिया बेटा? 30 ग्राम दिया हुआ है, दिया ना। अच्छा, वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? सॉल्यूशन का वेट हमारा 100 ml है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन का आपका जो वॉल्यूम है वो 100 ml है। अच्छा, ग्लूकोज का आपका कितना दिया हुआ है? दैट इज 30 ml। तो इस तरह से हम परसेंटेज W/W को भी हम लिख सकते हैं। लेकिन एक बात नोट में यहाँ पे याद रखेंगे कि चूंकि वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है ये हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा तीसरा हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, डिवाइड कर देंगे हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ml और इनटू कर देंगे यहाँ पे 100। सब जगह 100 में ही आपको लिखना है। यहाँ पे हर जगह आप देखो, यहाँ पे भी 100 आप कर लेना, हर जगह आप 100 में ही लिखोगे, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो, मान लो 15% HCl सॉल्यूशन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि 15 ml ऑफ HCl आपका गिवन है। 15 ml ऑफ HCl कितना में प्रेजेंट है? तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर ये प्रेजेंट है। तो आपको अगर वाटर का ml निकालना है तो वाटर का ml कैसे लिखोगे? 100 माइनस 15 ml ऑफ कितना हो गया? वाटर हो गया। तो बेटा वाटर का जो ml आपका निकला है वो है 85। तो 85 ml ऑफ वाटर आप लिख सकते हो। तो इस तरह से करते हुए हम सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हमारा परसेंटेज के टर्म्स में है हम उसको लिख सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं 1000 के टर्म्स में, है ना। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज नेक्स्ट हमारा बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ 1000, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ 1000 है बेटा, देखो यहाँ पे सबसे पहले बात हम करेंगे मोलारिटी की, ठीक है ना। तो पहले हम बात करते हैं मोलारिटी की। तो देखिए मोलारिटी का मतलब क्या होता है? मोलारिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट जब भी लिखेंगे यहाँ पे बी लिखेंगे, यानी कि मोल ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इस वॉल्यूम को हमेशा बेटा ध्यान रखेंगे कि ये किलोग्राम में ही लिखेंगे, यानी कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है हमारा वो लीटर में होता है, इन लीटर, है ना। तो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम, देखो नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल को आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में लिखेंगे? इन लीटर में। अच्छा, अब इसको क्या कर सकते हो आप? अब इसको लिख सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू यहाँ पे कर देना बेटा 1000, क्योंकि जब आप इस वॉल्यूम को मिलीलीटर में लिखते हो ना, मिलीलीटर में लिखते हो, तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 फिर फाइनल ऊपर चला जाता है। तो WB/MB इंटू वॉल्यूम ऊपर में हम लगा देंगे 1000, है ना। तो इसका मतलब कि मोलारिटी का हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो है WB इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम सॉल्यूशन इन ml। दिस इज द फॉर्मूला फॉर
मोलारिटी। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलारिटी। तो बेटा ध्यान से देखो, डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है मोलारिटी के ऊपर, उसको हम लोग अब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास पहले से एक सॉल्यूशन गिवन है और इस सॉल्यूशन का मोलारिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है। ठीक, देखो बेटा, सपोज करते हैं कि हमारा एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है। अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पे इसके अंदर कुछ सॉल्वेंट हम ऐड करें, इसके अंदर हम सॉल्वेंट ऐड करेंगे। जैसे ही सॉल्वेंट हमने ऐड किया, हमारा यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो इंक्रीज कर गया और एक नया मोलारिटी बना m2 और वॉल्यूम बन गया फाइनल v2, है ना। जैसे मान लो 1 लीटर था, फाइनल हमारा 10 लीटर हो गया। तो सबसे पहले ये देखो, ये हमारा है बिफोर डाइल्यूशन का केस, बिफोर डाइल्यूशन का केस हो गया, और ये हमारा है आफ्टर डाइल्यूशन का केस। फर्स्ट इज बिफोर डाइल्यूशन एंड अनदर इज आफ्टर डाइल्यूशन। अब देखो हो क्या रहा है, बिफोर डाइल्यूशन में जो नंबर ऑफ मोल यहाँ पे डिसॉल्व है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल बिफोर डाइल्यूशन में डिसॉल्व है बेटा, वो क्या होता है, देखो तुम लोग जानते हो कि मोलारिटी बराबर मोल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो मोल आप निकाल लो, मोल बराबर हो गया m1 इंटू v1। ठीक है ना, यहाँ पे n1 ले लो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स इसके लिए निकालो, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मोलारिटी m2 बराबर n2 बाई v2, यहाँ m1 v1। अब यहाँ से n2 निकालिए, तो n2 बराबर हो जाएगा m2 इंटू, तो मोल तो हमारा फिक्स है ना, बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स आर फिक्स्ड, यानी हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स आर फिक्स्ड बिफोर एंड आफ्टर डाइल्यूशन, यानी कि n1 हमारा n2 के बराबर होगा, यानी कि n1 इज इक्वल टू n2। n1 कितना है, m1 v1 इज इक्वल टू क्या हो गया, m2 v2। कितना लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो हम यहाँ लिख सकते हैं m1 इंटू v1 बाई v2। अब ये हमारा नया मोलारिटी m2 आ गया। दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर न्यू मोलारिटी। तो बेटा अब यहाँ देखो, जैसे जैसे तुम वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ाओगे, आपकी मोलारिटी जो होती है वो घट जाती है, मोलारिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। आप पानी ज़्यादा बढ़ा दोगे, सॉल्यूट तो उतना ही रहेगा, तो आपका जो मोलारिटी होता है ना वो घट जाता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन, 0.2 molarity of 500 ml of solution is diluted up to 1 liter. Find the resultant molarity. तो हमें ये पूछा जा रहा है कि रिजल्टेंट मोलारिटी क्या होगा। तो बेटा देखो, एक सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी गिवन है और वॉल्यूम भी गिवन है ml में, और उसके अंदर हमने पानी डाला है और इसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज करवाया, 1 लीटर तक हमने इंक्रीज करवाया। तो m1 आपका गिवन है, दैट इज 0.2 मोलारिटी,
V1 भी गिवन है, दैट इज 500 ml, ठीक है ना। तो इसमें हम नया मोल निकाल लेंगे। मोल इज इक्वल टू m1 इंटू V1। तो m1 कितना दिया है 0.2, वॉल्यूम है 500। तो बेटा आप इसको लीटर में चेंज कर लो, कट गया 5 टू द 10, 0.1, दिस इज 0.1 मोल, है ना। 0.1 हमारा मोल हो गया। अब देखो, अब नया मोलारिटी निकालना है ना, तो नया मोलारिटी m2 कितना हो जाएगा, मोल पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल हमारा कितना है 0.1 डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना हो गया, देखो वॉल्यूम अप टू 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर हम यहाँ लिखेंगे, है ना। तो ये लीटर में ही दिया हुआ है, डेट इज 0.1 मोलारिटी। आप ऐसे ही बना सकते हो, आप सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला देखो, m1 इंटू V1, m1 कितना दिया है 0.2, V1 कितना दिया है 500, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बेटा वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 कितना है आपका 1 लीटर है, यानी कि 1000 ml हो गया, इक्वल टू मोलारिटी m2। सॉल्व कर लो इसको, 0.1 मोलारिटी इसका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो देखो इसी तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो जल्दी से फटाफट नोट करो, आगे हम लोग बढ़ते हैं।